हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं निवारक अवरोध, लेकिन बोलचाल की भाषा में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में ये वर्ड लोकप्रिय है। हालांकि कल मैंने राइट टू फ्रीडम के बारे में जब बता रहे थे तो उसमें मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन पर अलग से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन से आप क्या समझते हैं, उसका हिंदुस्तान में उपयोगिता क्या है, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, तो इसकी उपादेयता क्या है, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान बना वो किन लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जीवन के 5 साल 10 साल जेल में बिताए, और जब उन्होंने संविधान बनाया, हिंदुस्तान के आम जनता को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारे अधिकारों से जब नवाजा तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 22 में की गई है, उसको क्यों रखा गया है, ये ड्रैकोनियन लॉ को क्यों रखा गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तो वहां पर तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, लेकिन पीस टाइम में इस प्रकार के कानून कहीं नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को आर्टिकल 22 के तहत में हमेशा परमानेंटली रखा गया है। आखिर क्यों, उसके रीजन क्या है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, डिटेंशन, अवरोध का 2 भाग होता है, जैसा कि मैंने अभी यहां बताया है, पुनिटिव एंड प्रिवेंटिव। अब पुनिटिव मतलब क्या होता है? पुनिटिव मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध घटित करता है और उसको कोर्ट से सजा मिल जाती है तो उसको आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत में उसे सजा दी जाएगी। जिस धारा के तहत में उसके खिलाफ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज हुआ है, हो सकता है 10 साल की कैद की सजा दी गई हो या 2 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया हो, सजा किसी प्रकार का हो सकता है। वो प्रथम सूचना पत्र में लिखे गए धारा के अनुरूप किसी व्यक्ति को सजा मिलती है और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल जाना होता है, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव। प्यूनिटिव में आप अगर कोई अपराध घटित करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। यह सभी देश के कानून में ऐसा है। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या है? तो अगर प्यूनिटिव को आप प्रोएक्टिव भी कह सकते हैं। प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव को रेट्रोएक्टिव कह सकते हैं। रेट्रोएक्टिव। अब प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है?
प्रिवेंटिव मतलब ये होता है कि अगर शासन को ये लगता है कि आपके बाहर रहने से, फ्री रहने से आप कोई अपराध घटित कर सकते हैं, देयर इज समथिंग सस्पिशन, संदेह का आधार है जिसमें कि आप किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सीआरपीसी है उसमें धारा 151, ये क्या है? एक प्रिवेंटिव धारा है। धारा 106, 107, 108, 109, 116, ये जो सीआरपीसी के धाराएं हैं ये सभी प्रिवेंटिव धारा हैं। परिशांति भंग अगर किसी के द्वारा किया जा सकता है तो उसके लिए पुलिस वाले क्या करते हैं? धारा 107-16 का इस्तिगासा पेश करते हैं कोर्ट में। उसी तरह से किसी व्यक्ति को एक धारा 151 सीआरपीसी के तहत में गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया जाता है, नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये सब धाराएं हैं, लेकिन यहां पर जो प्रिवेंटिव धारा है वो क्या है? आर्टिकल 22 में वो एक ड्रैकोनियन धारा है, बहुत गंभीर धारा है, जिसमें कि शासन को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति के बाहर रहने से उसके द्वारा अपराध करना संभावित है, नंबर एक। नंबर दूसरा कि उस व्यक्ति के खिलाफ में अनेक प्रकार के आपराधिक कृत्य के जानकारी हैं, लेकिन पुलिस के पास में या प्रशासन के पास में पर्याप्त सबूत नहीं है। तीसरा, वो व्यक्ति इतना ज्यादा ड्रेडेड क्रिमिनल है कि अगर सबूत शासन के पास में, पुलिस के पास में है भी, तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सामान्य कानून के परिस्थिति में यदि उसका विचारण किया जाएगा आईपीसी के तहत में, तो वो सजा नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, एक बदमाश आदमी है, मसल पावर से लैस है, वेल्थ पावर से लैस है, वो अपने इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है। तो ऐसी परिस्थिति में उससे, उस व्यक्ति से निपटने के लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून लाया गया। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अनविलिंगली, बुझे हुए दिल से इस कानून को धारा 22 के तहत में, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, उसमें इसको रखा। वो चाहते नहीं थे, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसी थी, आपको मालूम होगा देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन देश का पार्टीशन भी हुआ, कम्युनल दंगे फैले, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, शरणार्थी की जबरदस्त समस्या थी, लूट खसोट का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में न चाहते हुए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को धारा 22 के तहत में रखा, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त लगाई। अब इसके पहले मैं एक लाइन और बता देना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार को फॉरेन मामले, डिफेंस के मामले, सिक्योरिटी के मामले, माने विदेश मामले में, प्रतिरक्षा के मामले में और सुरक्षा के मामले में कानून बनाने, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून बनाने का अधिकार है। उसी तरह से राज्य सरकार को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून बनाने का अधिकार है। किस पर? स्मूथ सप्लाईज, जो सामानों का ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है कि जो दंगाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सामान नहीं जाने देते हैं,
या बहुत सारे सरकारी कर्मचारी कहते हैं हड़ताल पर चले जाते हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको वो ध्वस्त कर देना चाहते हैं ताकि सरकार को झुकाया जा सके। तो विभिन्न राज्य सरकारों ने एस्मा कानून बनाया हुआ है। एस्मा मतलब इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई निर्बाध रूप से चले। तो दोस्तों, इसी तरह से पब्लिक ऑर्डर से निपटने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर तो किसके मातहत है? राज्य सरकारों के पास में है, स्टेट लिस्ट में है। तो उससे निपटने के लिए भी राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के कानून इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में बनाए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो धारा 22 में उल्लिखित है वह सेल्फ इंप्लीमेंटिंग कानून नहीं है। मतलब इस धारा के तहत में आप कोई एकाएक कोई इसके तहत में किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। इस धारा के तहत में आपको अलग से कानून बनाना होगा। जैसे कि केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में बनाया। उसके पहले 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, जिसको मीसा शॉर्ट में बोलते हैं। उसी के तहत में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया था, जिसको कि उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में संसद से पास कराया था, जो 1 साल के लिए पास हुआ था, लेकिन वो 1969 तक चला। उसके बाद में वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद में भारत सरकार ने टाडा माने टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट पास किया था 1985 में। बाद में उसे रिपील करना पड़ा। फिर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 में पास किया था, फिर उसको 2004 में रिपील करना पड़ा। अब भारत सरकार ने जो 1967 में UAPA कानून बना था, उस UAPA को और सशक्त कर दिया है। और जो पहले टाडा के माध्यम से या पोटा के माध्यम से काम किया था, अब UAPA के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अब दोस्तों, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के महत्वपूर्ण भाग क्या हैं? नंबर 1, ये आप देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सामान्य जो धारा जो आर्टिकल 22 के पार्ट 1 है, उसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना होगा। आप किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन लेटर आपके पास में नहीं है, माने किसी पुलिस वाले के पास नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को पुलिस के अभिरक्षा में रखने के लिए आदेश देता है तभी वो रह सकता है, जैसे पुलिस रिमांड। अदरवाइज वो इलीगल डिटेंशन कहलाएगा। तत्काल ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने होंगे, निरोध के कारण क्या है वो बताने होंगे। और अभियुक्त को यह भी फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन करे, अपने लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सके जो उसके केस को डिफेंड करेगा। लेकिन अभी यहां क्या है, इसके पार्ट 2 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी धारा है। इसके तहत में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा कानून है। तो इसीलिए संविधान ने कुछ आवश्यक शर्तें भी जोड़ा हुआ। वो शर्त क्या है कि अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, मैंने दोनों प्रकार के, आप जानते हैं हिंदुस्तान में नागरिक भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं, तो सभी के लिए ये कानून लागू है। दूसरा, ये डिटेक्शन मात्र 3 महीने के लिए किया जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा।
और 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको रखना है तो उस स्थिति में क्या करना होगा, एक एडवाइजरी कमिटी बनानी होगी जिसमें कि हाईकोर्ट के जज उसके मेंबर होंगे और वो कलेक्टर के द्वारा प्रस्तुत सारे दस्तावेज और प्रपत्र का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अगर एडवाइजरी काउंसिल को यह लगता है कि हाँ उस अमुक अभियुक्त को और अधिक दिनों के लिए उसको अभिरक्षा में रखा जा सकता है तो ऐसा वो आदेश पारित करेगा और तभी उसे अधिक दिनों के लिए अभिरक्षा में रखा जा सकता है। यह मैक्सिमम 1 साल तक होगा, लेकिन पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि उस पीरियड को और भी आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों उसके बाद में क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को आपने डिटेंशन किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में, उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। उसके बाद में उन्हें बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर अरेस्ट किया गया है। लेकिन कुछ मामलों में जहां पर कि ऐसा लगता है सरकार को कि अगर हम रीजन बताएंगे तो उससे हमारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगा, तो इस ऐसी स्थिति में अरेस्ट का कारण नहीं भी बताया जा सकता है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव राइट टू मेक लॉज अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे मैंने अभी बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून इसी धारा 22 के तहत में बनाए हैं और जिसमें कि मैंने अभी एस्मा एक्ट के बारे में बताया आपको। उसी तरह से पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए गए हैं और केंद्र सरकार ने समय समय पर, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे कानून इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में बनाए हैं। दोस्तों हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, अब आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर आपातकाल को छोड़ करके सामान्य परिस्थिति में कहीं भी अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून मौजूद नहीं है, क्योंकि यह पर्सनल फ्रीडम पर कुठाराघात करता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं और उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं तो पर्सनल लिबर्टी से यह एक्ट बहुत बड़ा उसका बाधक है, माने कंप्रोमाइज करता है। तो आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने जानते हुए कि यह एक्ट ड्रैकोनियन है और जिसके इस एक्ट के तहत में वो खुद बहुत परेशान हुए थे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818 या डिफेंस इंडिया एक्ट या रॉलेट एक्ट, जैसे कि 1918 में रॉलेट एक्ट बना और बिना ट्रायल किए हुए अंग्रेज किसी व्यक्ति को जेल में ठूस देता था और जिसके कारण बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत में जो 1939 में पारित हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हुए, बाद में उसको कंटिन्यू रखा गया। क्यों कि जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को उपयोग किया गया और इसके तहत में बिना किसी ट्रायल के लाखों कांग्रेसी नेताओं को, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया गया, जहां पर किसी प्रकार के विचारण का कोई जगह नहीं था। तो जब इतनी जबरदस्त समस्या से हमारे फ्रीडम फाइटर्स सामना कर चुके थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स शहीद हो गए, 10-10 साल जेल में रहे, तो आखिर उन्होंने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्यों रखा? तो दोस्तों इसका रीज़न यही था कि जो मैंने अभी बताया आपको कि देश आज़ाद हुआ लेकिन उसके साथ साथ पार्टीशन भी हो गया।
शरणार्थी की समस्या हो गई। आप सबको मालूम होगा कि करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए, लगभग 60 लाख लोग विस्थापित हुए। लूट डकैती, गुंडा मवालियों का खुला राज हो गया था कुछ दिनों के लिए। उनसे निपटने के लिए बुझे हुए दिल से संविधान निर्माताओं ने, चूंकि वो संविधान बनाने के प्रोसेस अभी चल ही रहा था, तो उन्होंने इस एक्ट को संविधान में शामिल किया। और इसीलिए सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू किया, जो मैंने अभी बताया 1969 तक चला। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? रेगुलेशन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। जैसे मैंने कहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद में मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लागू किया गया। बाद में जनता सरकार ने 1978 में इसको रिपील कर दिया। अब जज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड एनी सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या हमारे देश के संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन माना अवरोधक के खिलाफ में कोई सुरक्षा व्यवस्था करता है? तो क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है? नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने से अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता है। नंबर 2, डिटेंशन के रीजन आपको बताने होंगे। उसके अलावा जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है उस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। जिस आधार पर आपने उसको अरेस्ट किया उस व्यक्ति को, वो आधार आपको बताने होंगे। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है उसको कोर्ट के द्वारा आजाद किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। तो ये सारे सेफगार्ड्स हमारे आर्टिकल 22 में दिए गए हैं, पार्ट 2 में दिए गए हैं। अब हमारे जुडिशरी ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में क्या अपना पक्ष रखा, तो उसके बारे में मैं अब इस पर रोशनी डालूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यह कहना है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को यह अधिकार है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून बनाए, तो उसको उन्होंने इलीगल नहीं माना, मतलब उसको लीगल वैलिडिटी दिया। नंबर 2, अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड ऑफ वंस अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल एंड टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन एकदम जरूरी है, आर्टिकल 22 के फिकरा 5 के तहत में। उसके बाद में भूतनाथ मेहते वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिटेंशन पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू सबवर्ट, supplant or to substitute punitive law of penal code merely because it is irksome to undertake the inconvenience of proving guilt in a court। अब ये इसमें स्पष्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से मानना है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पर। अब इसके लिए धारा बना हुआ है, इसको अंग्रेजी में अफरे बोलते हैं और हिंदी में दंगा कहते हैं। अब इसके लिए धारा 160 में पनिशमेंट का प्रावधान है। लेकिन अगर कलेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कलेक्टर को ही किसी व्यक्ति को
अरेस्ट करने का अधिकार है, तो उस दोनों व्यक्ति को अगर धारा 160 में ना बंद किया जा करके पुलिस के रिकमेंडेशन पर कलेक्टर क्या करता है, उसको एनएसए में बंद कर देता है 1980 के तहत में जो कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, तो ये गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया गया, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मान लो धारा लगाई गई, तो कोर्ट को देखना यह होगा कि क्या जो अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, क्या वो आईपीसी के धारा के तहत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी। अगर आंसर अफर्मेटिव है, माना हाँ में है, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना, जैसे उसके तहत में अभी भारत सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाए हुए है या कोफे पोसा एक्ट बनाए हुए है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो या इस्मा एक्ट है राज्य सरकारों के द्वारा, अगर उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह सरासर गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। तो कहने का आशा यह है कि आप जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, जो उसके बदले में आप जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ है उसको पुट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं, माने एग्जीक्यूटिव करता है, क्योंकि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन भी कहते हैं, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 या यूएपीए के तहत में यह कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? जिला कलेक्टर को है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरा मटेरियल तैयार करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है, और उसके बाद में जिले का कलेक्टर अगर वो समझता है कि ये जो किसी व्यक्ति के खिलाफ में जो पूरा जो चार्जशीट तैयार किया गया वो सफिशिएंट है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर उसको दस्तखत कर देगा और अमुक व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत में जेल में भेज देगा और बिना ट्रायल के वो 3 महीने तक जेल में रह सकता है। तो ये जो ड्रैकोनियन पावर है उसका इस्तेमाल स्पेयरिंगली होना चाहिए, अपवाद स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, अभी बहुत सारे जो एजेंसीज के जो विश्लेषण प्राप्त हुए हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे मामले में भी एनएसए पुलिस वाले लगा देते हैं और कलेक्टर उस पर दस्तखत कर देता है। मुझे याद है कि कटनी के सटोरिया के खिलाफ में एनएसए लगा दिया गया था 1994 में। ये सरासर गलत है, क्योंकि सट्टा जुआ के लिए अलग से धारा बना हुआ है। एनएसए का या प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जो पब्लिक ऑर्डर से संबंधित हो, जो विदेश के मामले संबंधित हो, जो प्रतिरक्षा के मामले संबंधित हो, जो इंडिया के सिक्योरिटी से संबंधित हो, जो राज्य सरकार के जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित हो, पब्लिक ऑर्डर से संबंधित हो। अगर इसके अलावा जो अन्य मामले में अगर एनएसए लगाया जाता है तो ये गलत है। जैसे कि अभी यूपी में देखा गया कि अधिकांश मामले कॉ स्लॉटर से संबंधित था, गौवध से संबंधित था, गलत है। उसके लिए अलग से धारा बनी हुई है और रिजल्ट क्या आया है कि लगभग 77% मामले में उस जिले का कलेक्टर यह सिद्ध नहीं कर पाया कि अमुक व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा क्यों रखा जाए, और जो एडवाइजरी कमिटी जो हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि जो
जिस आधार पर अमुक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, माने डिटेंशन किया गया था, वो आधार पर्याप्त नहीं है। ये क्या है? ये प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेलिबरेटली आप इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल स्पेरिंगली होना चाहिए। कभी कभार अब्बास स्वरूप, जहां पर कि हिंदुस्तान के सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी खतरे में हो या पब्लिक डिसऑर्डर हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है। लेकिन सट्टौरियों के खिलाफ में, जुआरियों के खिलाफ में, अवैध दारू बेचने वालों के खिलाफ में या गोवध करने वालों के खिलाफ में, इन सब मामलों में कभी भी एनएसए का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे संविधान निर्माताओं के मंशा के अनुरूप नहीं है। आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब इस धारा का इस्तेमाल, माने एंट्री, हमारे संविधान में होने लगा, तो अधिकांश जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर और चेयरमैन के जबरदस्त विरोध किया उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि यह धारा का समावेश फंडामेंटल राइट्स के तहत में हो, कि भाग 3 में हो। तो बमुश्किल से, चूंकि कांग्रेस को ब्रूट मेजॉरिटी था और संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि कोई भी जो अमेंडमेंट होंगे वो मत विभाजन से नहीं होकर के यूनानिमस होंगे। हालांकि कांग्रेस को इसको करने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के पास में ब्रूट मेजॉरिटी था और वो अगर चाहती तो हर एक कानून को, हर एक धारा को वो जो चाहती वो उसको पास करा सकती थी। लेकिन देश के व्यापक हित में कांग्रेस ने संविधान बनाने से पहले ही उन्होंने ये कहा कि हम जो भी अमेंडमेंट लाएंगे, जो संशोधन करेंगे, जो नए धारा जोड़ेंगे, वो सभी सर्वसम्मति से किए जाएंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ वोट्स। तो दोस्तों, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या, जो अभी जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हमारे देश में चल रहा है, जैसे एनएसए चल रहा है, या कोफे पोसा चल रहा है, या यूएपीए चल रहा है, या एस्मा कानून चल रहा है, तो क्या ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो कानून जो हमारे देश में है, क्या ये कार्यपालिका के हाथ में हमारे पर्सनल लिबर्टी को, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए एक औजार के रूप में काम कर रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है और यह आपको लिखना भी पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेनी को, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में जो बंद किए गए थे जेलों में, उसको छोड़ दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि छोड़ने में 6 से 8 महीना सुप्रीम कोर्ट को खुद लग जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और शासन उसके खिलाफ है, तो आसानी से उस व्यक्ति को 6 से 8 महीना तो जेल के अंदर में डाला ही जा सकता है, क्योंकि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब तक 8 से 10 महीने समाप्त हो गए रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 8 से 10 महीना जेल में रहना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, और ये कार्यपालिका के हाथ में एक बहुत बड़ा औजार हो गया है। तो दोस्तों, लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन है, उपसंहार, वो क्या है कि चूंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत करके, कष्ट झेल करके इस देश को आज़ाद कराया। अब कुछ सिरफिरे लोग तो ऐसे भी हैं कि ये बोलते हैं कि गांधी जी ने आज़ाद नहीं कराया, दूसरे लोगों ने कराया, अंग्रेज खुद भाग गए। ये सब बेकार की बातें हैं। हजारों लोग, लाखों लोग जेल के अंदर गए, हजारों लाखों लोग बेघर-बार हो गए, 10-10 साल लोगों ने अपनी जवानी बर्बाद कर दिया जेल के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है
कि जो लोग डरे सहमे थे पिछले 800 वर्षों से, उनको कॉन्फिडेंट बनाया, उनमें आत्मविश्वास जगाया। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और अगर आपको नहीं मालूम हो तो आपको बता दूं कि 1943 के बाद से अंग्रेज सरकार को उत्तर भारत में टैक्स वसूलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसान अब अंग्रेज सरकार के कारिंदों को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते थे। और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज सरकार की तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो गई थी। तो ऐसा कहना कि गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन है, गलत है। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हिंदुस्तान के जनता को, आवाम को उन्होंने गैल्वनाइज किया, मोबिलाइज किया, डरे सहमे लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो उपसंहार है वो क्या है कि जिस हार्ड वॉन बैटल को से हमने आज़ादी प्राप्त किया था, हमने अपने पर्सनल लिबर्टी को अक्षुण्ण बनाया, हमने एक प्रजातांत्रिक देश का निर्माण किया, तो वहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का रहना जरूरी है, क्योंकि अब भी सबवर्सिव एलिमेंट्स जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नागालैंड में, मणिपुर में, बहुत सारे एरिया, या नक्सल लोग, उनके लिए यह धारा मुफीद है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य व्यवस्था के तहत में इस धारा का, इस कानून का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पर्सनल जो लिबर्टी है, जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं और विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं। इसको हमें ध्यान रखना होगा। और इसीलिए जो 3 महीने का जो समय दिया गया है, उसके बाद जो एक एडवाइजरी कमेटी का प्रोविजन किया गया, उसमें जुडिशियल मेंबर्स होनी चाहिए जो सम्यक रूप से उसका विश्लेषण करें और देखें कि क्या कलेक्टर के द्वारा जो किसी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत में जेल में ठूसा गया है, क्या वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको तत्काल रिलीज का ऑर्डर दे। दूसरी बात कि इस एक्ट के तहत में उसी व्यक्ति को डिटेन करना चाहिए जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड क्रिमिनल है, जो समाज का सबसे बड़ा कैंसर है, जिसके खिलाफ में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस या ट्रायल प्रोसेस नहीं किए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के तहत में पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए जा सकते हैं, जबकि हमें पता है कि वो सैकड़ों हत्या का या गंभीर अपराध का कसूरवार है, उस पर देयर आर सो मेनी सस्पिशंस अगेंस्ट हिम। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो क्रिमिनल प्रक्रिया है वो उसको सजा देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून का उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।